हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरजू कक्कड़ एंड वेलकम टू श्री राम आईएएस प्लेटफॉर्म। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो। इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं जिसमें हम कवर करेंगे ये सारे आर्टिकल्स। पहले ही बता देती हूँ, आज के आर्टिकल्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स भी देखता है, मेन से भी देखते हैं, मैप भी है। और देखो, आज का जो सेशन है ना, उस वैसे तो हर सेशन में ही अटेंटिव रहना चाहिए, बट आज के सेशन में यू हैव टू बी एक्स्ट्रा अटेंटिव। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला देखो, राजा जी टाइगर रिजर्व है, सिंपल, हम हमेशा कवर करते हैं टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, जो भी न्यूज़ में रहता है, तो अपने साथ एक लिस्ट बनाते चलो, लोकेट करते चलो मैप में कि अच्छा ये आज न्यूज़ में था, जहाँ राजा जी है वहाँ चले गए मैप में और उसको वहाँ लोकेट कर दिया, तो वो एक ऐसा मैप बन जाएगा जो करंट ओरिएंटेड टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स का होगा। मैप बेस्ड इसलिए है क्योंकि हम मैप में ब्लैक सी को देखेंगे, कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, कौन से आइलैंड लगते हैं, तो वो सारी डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी अक्सर प्रीलिम्स में अगर आप देखो मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्या करना है, होमवर्क दे रही हूँ यहाँ पर भी मैं आपको ब्लैक सी मैप में दिखाऊंगी, लेकिन आपको अपने एंड से भी एटलस खोलनी है और ब्लैक सी को मैप में देखना है, खुद से भी इधर उधर थोड़ी सी नजरें लगानी है कि अच्छा यहाँ ये है, यहाँ वो है, थोड़ा एक सिर्फ स्पून फीडिंग पे रिलाई नहीं करना चाहिए, है ना, क्यूरोसिटी खुद में भी होनी चाहिए। क्लाउड चैम्बर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो आर्टिकल है ये आपके ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से भी है, मतलब ये लिंक करता है ज्योग्राफी से, एज इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। ये आपका स्टैटिक पार्ट है, तो क्लाउड चैम्बर को आप इससे लिंक कर सकते हो। प्लीज मेक श्योर कि जो शुरू का इंट्रोडक्शन में मैं ये सारी बातें करती हूँ ना, आप ये स्किप बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये एक बेस बन जाता है कि सेशन में होगा क्या, और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी। तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन जो है वो इससे कनेक्टेड है इस आर्टिकल से, तो आपके ये स्टैटिक पार्ट हो गया ज्योग्राफी का, ये आप पढ़ोगे, होमवर्क है आपका, पढ़ना भी चाहिए। अब ये क्लाउड चैम्बर जो है ये आपके एनवायरनमेंट सेक्शन से भी लिंक करता है, ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ एक मिशन है, मिशन मौसम, तो वो मैं आपके साथ बात करूंगी। तो यहाँ जो बातें होंगी ना, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो डिस्कशन फॉर्मेट में होंगे, आप खुद से लिखते चलो उसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल 16th ब्रिक्स समिट है रशिया के अंदर जो हो रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां गए हुए हैं, तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ब्रिक्स के बारे में बता दिया था, मैं वापस से रिकॉल करवा दूंगी। पर अब इस समिट में क्या होगा, क्या डिस्कशंस हुई हैं, थोड़ा सा वो आइडिया लेंगे, ब्रिक्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो इसमें बहुत डेटा है, पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स है, एक डिस्कशन है। भजन कीर्तन की तरह सेशन मत सुनना, साथ साथ जो बोलूंगी वो अपने अपने वो होता है ना कि अपने खुद के पॉइंट्स बनाते चलो। मैं पॉइंट्स भी दूंगी, बट आप जो आपको लगता है कि अच्छा ये लिख लूँ, अपने साथ अपने नोट्स बनाते चलो साथ साथ। तो ये है एक। और फिर हम स्टार्टिंग में ही सेशन के अभी शुरू में ही देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। इसमें भी सिर्फ हंगर इंडेक्स के स्टैट्स बता के बात नहीं बनेगी, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी मेंस के पर्सपेक्टिव से, जब आर्टिकल आएगा तब, तो वो भी आपको लिखते चलना है। आप समझ रहे हो आज का सेशन कैसा है, जिसमें बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा और आपको खुद से लिखना है, हाथ चलाना है, राइट। कोई वो एक सत्संग की तरह मत सुन के चले जाना, कोई एक एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, नहीं तो अगर नहीं मतलब लिखा तो कोई फायदा नहीं है, सिर्फ सुन के चले गए, तो लिखना जरूर, मैं बार बार ये बोल रही हूँ। एंड यू कैन ट्रस्ट द प्लेटफॉर्म, द क्वालिटी कंटेंट दैट इज बीइंग शेयर्ड विद यू, एज श्री राम आईएएस इज सर्विंग द नेशन सिंस 1985। अगर हम इतना लंबा समय तय करते हैं ना, तो वो ऐसे ही नहीं हो जाता, वो बच्चों के विश्वास से होता है। और विश्वास कब आता है? जब सामने वाले को ये यकीन दिलाता है कि जो कंटेंट शेयर किया जा रहा है वो बेस्ट ऑफ कंटेंट है, रिजल्ट्स आते हैं, राइट। तो इसीलिए वी आर ऑफलाइन एंड नाउ वी आर ऑनलाइन एज वेल। तो अपने ये जो सेशंस हमारे होते हैं इनको आप शेयर कर सकते हो विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस। और हाँ, मेरे कमेंट सेक्शन, आपके पास कमेंट सेक्शन इज ओपन टू ऑल, तो जो भी मेरे सेशन के फीडबैक होते हैं मैं चाहती हूँ कि आप उसको दें कमेंट सेक्शन में। और जो आप इतने अच्छे अच्छे फीडबैक्स देते भी हो, आई डू रीड देम एंड इट फील्स ग्रेट कि आपको अच्छा भी लग रहा है। अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना बाय लाइकिंग दिस लेक्चर, ठीक है, ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। इंडिया रैंक्स 105th आउट ऑफ 127 कंट्रीज इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। पहला पॉइंट मिल गया। 127 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक है 105th, स्कोर है 27.3। हाईलाइट कर रहा है कि इंडिया में सीरियस हंगर क्राइसिस हैं, राइट। तो फूड इनसिक्योरिटी है एंड माल न्यूट्रिशन, ये 2-3 कुछ ऑनगोइंग चैलेंजेस हैं।
अब मैं पहले आपको हंगर इंडेक्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, ठीक है, फिर स्टैट्स बताऊंगी। अब पहली बात, जब भी इंडेक्स आता है तो दो चीजें आती हैं कि वो इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है। मेरे साथ लिखो, कंसर्न वर्ल्ड वाइड पहला, right, which is a group that works to reduce the poverty and suffering in poor countries, and second one is, please do write it down, मैं लिख रही हूं, आपको भी लिखना है, वेल्थ हंगर हिल्फ, ठीक है। ये दो हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो इस इंडेक्स को प्रिपेयर करती हैं। इट इज अ जर्मन एड ऑर्गेनाइजेशन। ये दो हो गई, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है हर साल आता है, तो एक ईयरली रिपोर्ट है। ये कुछ पॉइंट्स याद करने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है इसका, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है ना, स्केल जो होता है 0 से 100 का होता है। अगर स्कोर मतलब स्कोर 0 है तो 0 का मतलब यहाँ पर है कि उस देश में कोई भुखमरी नहीं है, कोई हंगर नहीं है, हर कोई न्यूट्रिशनल अच्छा खाना ले रहा है। तो 0 का मतलब हो गया यू आर बेटर। और अगर आपका स्कोर 100 है तो इसका मतलब बहुत बुरी हालत है, वर्स्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हंगर लगा लीजिए आप, ठीक है। ये बातें याद हो गई। फिर उसके बाद मतलब कंसर्न वर्ल्ड वाइड, वेल्थ हंगर हिल्फ, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको प्रिपेयर करती हैं। हर साल ये रिपोर्ट आती है और 0 से 100 का स्केल रहता है। 0 मतलब देश बहुत बढ़िया चल रहा है और 100 का मतलब भुखमरी बहुत ज्यादा हो रखी है लोगों में, ठीक है। अब हंगर मतलब ये जो इंडेक्स है ना, 4 चीजों को देखता है। कौन कौन सी हैं? ये रही, अंडर नरिश चिल्ड्रन, स्टंटेड चिल्ड्रन, वेस्टेड चिल्ड्रन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। जब मैं अंडर नरिश चिल्ड्रन की बात करती हूँ, ये वो परसेंटेज है उन लोगों की, उन बच्चों की, उन पीपल मतलब ऑफ दोज पीपल हु डू नॉट गेट एनफ फूड टू स्टे हेल्दी, राइट। जब मैं चाइल्ड स्टंटिंग की बात करती हूँ तो इसका मतलब, स्टंटिंग का मतलब होता है कि कितने ऐसे बच्चे हैं अंडर 5 that are who are shorter than they should be for their age। मतलब एज के साथ आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। जब एज और हाइट का रिलेशन है, आपने देखा होगा एज के साथ कईयों की हाइट नहीं बढ़ती है, ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग, यहां पर एज का वेट से लेना देना है। अंडर 5 ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका वेट जो है अपनी हाइट और वेट का लेना देना है, अपनी हाइट के हिसाब से उनका वेट नहीं है। एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं हु डाई बिफोर दे टर्न 5। तो ये 4 इंडिकेटर्स हैं। आ गई बात समझ में? अब ये रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या कहती हैं? इंडिया का स्कोर इस बार है 27.3, सीरियस। हालांकि 2023 में हमारा स्कोर था 28.7, उससे हमने स्लाइटली इंप्रूवमेंट दिखाई है, बट हंगर लेवल अभी भी आपका सीरियस कैटेगरी में है। अंडर नरिश पॉपुलेशन है 13.7%, स्टंटेड चिल्ड्रन है 35%, 35.5, वेस्टेड चिल्ड्रन है 18.7 एंड इट इज द हाईएस्ट ग्लोबली। इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वेस्टेड चिल्ड्रन ग्लोबली। यहां पर मतलब 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनका जो वो अंडर वेट है फॉर देयर हाइट। और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है 2.9%। और अगर मैं ओवरऑल ग्लोबल हंगर इंडेक्स के स्कोर की बात करूं तो ग्लोबली इट इज 18.3, राइट। 2016 में इट वाज 18.8, तो उससे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है। एंड द वर्ल्ड हंगर लेवल अभी मॉडरेट कैटेगरी में है। वो कहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो हमसे थोड़ा ठीक चल रहे हैं हंगर इंडेक्स में। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, दे आर परफॉर्मिंग बेटर और वो मॉडरेट कैटेगरी के अंदर है। यहाँ बात खत्म नहीं होती है। ये तो स्टैट्स हैं, आपने पढ़ लिए, लेकिन डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी और। जब इंडिया अगर इतना सीरियस कैटेगरी में आया हुआ है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है, हमने इम्प्रूव किया है और प्रोग्राम्स को इफेक्टिव, मैं इसमें बात करूंगी वे फॉरवर्ड के बारे में, बट गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं। पोषण अभियान है, गरीब कल्याण योजना हमने कुछ दिन पहले पढ़ी थी, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग है, देयर आर वेरियस एफर्ट दैट गवर्नमेंट इज डूइंग। लेकिन दिक्कत कहाँ है? हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है, जिसका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पड़ा था। इट कवर्स 67% ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन फिर भी 90 मिलियन पीपल स्टिल आर देयर who should benefit from it, they are left out।
यहाँ पर ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसका एम है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल फूड टू द पीपल, इट इज स्टिल फेसिंग चैलेंजेस। दूसरा, एक इनकम इनइक्वालिटी भी है। पोवर्टी हमने कुछ सालों में कम करी है, बट मेनी पीपल स्टिल दे अर्न वेरी लिटिल एंड इट इज वेरी हार्ड फॉर देम टू अफोर्ड एनफ फूड। तो अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है वो अभी भी ज्यादा है, और जो फूड एक्सेस टू फूड को अफेक्ट करता है। अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी एक चैलेंज है। इंडिया का फोकस है ऑन फूड सिक्योरिटी, बट नॉट ऑलवेज मतलब एनफ न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स आर अवेलेबल। पीपल मे हैव एनफ टू ईट बट देयर डाइट इज नॉट हेल्दी बैलेंस्ड। फिर अर्बनाइजेशन, आप कहोगे हर बार अर्बनाइजेशन है सिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं, फूड हैबिट्स बदलते जा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पिज्जा बर्गर पे रहते हैं। और जो अर्बन स्लम्स हैं दे फेस फूड इनसिक्योरिटी। दे इवन जिनके पास अच्छा खाना अफोर्ड कर सकते हैं वो घर का खाना नहीं खाते, वो बाहर का खाते हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं देखो वहां दे स्ट्रगल टू गेट दैट एनफ टू ईट ऑल्सो। एंड देयर इज सर्टेन जेंडर बेस्ड nutritional gap also. It has been observed कि women often receive you can say lower quality meals as compared to men. It can बहुत देखो, अभी हमने रिमोटेस्ट कॉर्नर्स में जाओ आप देशों के, आपको पता चलेगा there can be traditional gender roles and inequality that lead to this. लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर होगी women के अंदर, they are more vulnerable to long term health problems प्रेगनेंसी के टाइम पे एंड व्हेन टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो क्या क्या करना है? जो दिक्कतें हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंप्रूव करो, कम्युनिटीज को एडुकेट करो स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन। सस्टेनेबल इंडिया का जो एफर्ट है टू फाइट हंगर, एसडीजीज, लिंक इट विद देम। एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करो कि सिर्फ व्हीट और राइस नहीं उगाना है, प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। और स्टोरेज सिस्टम उसी हिसाब से इंप्रूव करो, कोल्ड वेयर हाउसेस। हेल्थ इन्वेस्टमेंट पे मतलब होनी चाहिए, अच्छा साफ पानी, सैनिटेशन, हाइजीन, ये सब इंप्रूव करो। एंड एड्रेस जेंडर, क्लाइमेट चेंज एंड न्यूट्रिशन टुगेदर। पॉलिसीज बनाते टाइम इंडिया शुड कंसीडर कि हाउ जेंडर इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज और न्यूट्रिशन ये तीनों कनेक्टेड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जेंडर इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज और न्यूट्रिशन ये तीनों कनेक्टेड हैं। कैसे है सोचना थोड़ा सा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े विद द नेक्स्ट आर्टिकल। ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, किसी को पॉलिटी में डाउट आ रहा हो, पॉलिटी के क्लासेस ढूंढ रहे हो, सो दे आर अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। स्पून फीड सेशंस आर गोइंग ऑन वेयर इफ देयर इज एनी डाउट ऑन एनी सिंगल टॉपिक, सो देन यू कैन ऑल्सो रेफर। बहुत से नंबर ऑफ सीरीज चल रही हैं प्लेटफॉर्म पे, आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाती है। अच्छा, इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया इज एस्टैब्लिशिंग अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्लाउड चैम्बर। कहाँ पर? IITM पुणे के अंदर। मैं इससे पहले इसके बारे में डिस्कशन करती हूँ, मिशन मौसम के बारे में। क्यों? मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, चलो आपके लिए। मिशन मौसम क्या कहता है? मिशन मौसम, मिशन मौसम जो है उसको मैं डिस्कस कर रही हूं। वाई? क्योंकि अच्छा, पहले मैं आपको ये मिशन मौसम के बारे में बताती हूँ। चलो, ये जो मिशन है ना, इसका मकसद है टू इम्प्रूव इंडियाज एबिलिटी टू प्रिडिक्ट वेदर, ताकि आप एक्यूरेटली वेदर को प्रिडिक्ट कर पाओ। यू मैनेज द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। कब बारिश होनी है, हेल स्टॉर्म्स होना है, फॉग होना है, राइट? तो एक्यूरेट वेदर फॉरकास्ट आपको मिल जाए, ताकि फिर यू कैन वार्न पीपल अहेड ऑफ द टाइम अबाउट वेदर चैलेंजेस। सो R&D के चलते थ्रू दिस द मिशन विल बूस्ट इंडियाज कैपेबिलिटीज इन द वेदर फॉरकास्टिंग ऑल्सो। इंडिया कितना डिपेंडेंट है आप सोचो मॉनसून पे, एग्रीकल्चर के लिए, वाटर सप्लाई के लिए। तो ये जो मिशन है इट फोकसेस ऑन प्रिडिक्टिंग द मॉनसून सेशन। देयर आर नंबर ऑफ अदर रीजंस, ठीक है। तो यहां पर ये जो क्लाउड चैम्बर है ना, इस मिशन का एक फोकस क्लाउड फिजिक्स रिसर्च पे भी है। क्लाउड फिजिक्स रिसर्च पे है।
दैट इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव वेदर मॉडिफिकेशन। और इस एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए इंडिया इज सेटिंग अप इट्स फर्स्ट क्लाउड चैम्बर। अब ये क्लाउड चैम्बर को लेके मेरे पास आपके लिए सारी लाइंस हैं, पर मैं ये लाइन रीडिंग करने में नहीं बिलीव करती। वो तो आप खुद भी कर सकते हो, है कि नहीं? समझते हैं। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना कैसे बादल बनते हैं। अब जैसे बादल बनते हैं, आप वही प्रोसेस अगर एक लार्ज सील्ड सिलेंडर के अंदर कर दो, वही कंडीशंस क्रिएट कर दो दैट आर सिमिलर टू दोज दैट लीड टू क्लाउड फॉर्मेशन। वाटर वेपर इंजेक्ट करो, एरोसोल्स होंगे, एरोसोल्स के अराउंड क्लाउड्स बनते हैं। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करो, टेम्परेचर को कंट्रोल करो टू सी हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म। सो क्लाउड चैम्बर यही है जहां पर साइंटिस्ट विल क्रिएट कंडीशंस दैट आर सिमिलर टू दोज दैट लीड टू क्लाउड फॉर्मेशन। इट इंक्लूड्स कन्वेक्शन प्रॉपर्टीज। पढ़ा होगा ना, हवा ऊपर जाती है, गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी होती है, और साथ ही साथ जो ठंडी हवा, गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा सिंक करती है। मूवमेंट ऑफ वार्म एयर राइजिंग एंड कूल एयर सिंकिंग, दैट अफेक्ट्स हाउ क्लाउड्स फॉर्म। तो ये है क्लाउड चैम्बर। There are only few advanced cloud chambers that exist worldwide. सवाल ये आता है कि why India is building this? पहले तो अब समझ आ गया, एक साइंटिफिक एपरेटस है जो मिमिक करेगा, कॉपी करेगा, वही कंडीशंस लाएगा जो क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर होती है। क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम में आप ये सब कर रहे हो, और विद दैट कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पे आते हैं। मकसद क्या है? क्लाउड फिजिक्स की जो स्टडी है, cloud physics studies how clouds behave, how rain droplets and ice particles form, how the added moisture from the weather system like cyclones they affects the cloud. तो साइंटिस्ट अच्छे से वो समझ पाएंगे इन प्रोसेसेस को, स्पेशली अंडर द इंडियन वेदर कंडीशंस। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी को दे कैन चेंज टू सी हाउ मॉनसून क्लाउड्स बिहेव, है कि नहीं? तो ये सब कुछ है। अच्छा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। एक चीज और है, आपने ना क्लाउड सीडिंग के बारे में पढ़ा होगा। यूपीएससी ने इस पे प्रीलिम्स में सवाल पूछा था। क्लाउड सीडिंग, उसमें भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। क्लाउड सीडिंग क्या है? बारिश चाहिए आपको, तो आप क्या करते हो, मतलब जैसे सिल्वर आयोडाइड है, इट इज अ प्रोसेस to increase rainfall. So how you do it? बारिश चाहिए, you spread silver iodide onto the clouds. मैं बहुत layman terms में बता रही हूँ आपको। रिजल्ट्स ने ये दिखाया, हमने किया ये प्रोजेक्ट भी किया, we tested cloud seeding and results showed that under the right conditions cloud seeding could boost the rainfall by up to 46% in some places. क्लाउड सीडिंग ने सक्सेस दिखाई, बट it's not a complete solution to India's rainfall problems. Certain conditions, it can help in certain conditions, but it's not enough to rely in for all the rain needs. But यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा फिर, है ना, how clouds are formed and everything, ताकि you go for better decisions. कब बारिश हो सकती है, कब बारिश होती है। क्लाउड फिजिक्स क्या है कि अलग अलग लेयर्स जो हैं क्लाउड्स के, कैसे वो इंटरैक्ट करते हैं, एडेड मॉइस्चर क्या इफेक्ट डालेगा, आइस रेन ड्रॉपलेट्स कैसे फॉर्म होते हैं, राइट? दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। बात करते हैं राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में। क्यों करनी है? क्योंकि वाइल्ड लाइफ पैनल ऑफ यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज डेफर्ड नोट टू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाज 4-lane प्रोजेक्ट विच वाज प्रपोज्ड टू पास थ्रू दिस टाइगर रिजर्व एंड शिवालिक एलिफेंट रिजर्व इन उत्तराखंड। क्या कह रही है स्टेटमेंट? यही कह रही है कि वाइल्ड लाइफ पैनल ऑफ दिस मिनिस्ट्री, दे हैव डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया उन्होंने, टू डिले और टू पोस्टपोन द अप्रूवल फॉर अ प्रोजेक्ट बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो प्रोजेक्ट है दैट इन्वॉल्व कि आपने एक 4-lane हाईवे बनाना है जो कि राजाजी टाइगर रिजर्व से जाएगा उत्तराखंड से। सो इस प्रपोजल को, इस प्रोजेक्ट को, मतलब आप यू कैन से अप्रूवल के लिए अभी
पोस्टपोन कर दिया है. मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड, द पैनल हैज़ डिसाइडेड टू डिले द अप्रूवल फॉर दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ एरिया है, इम्पैक्ट पड़ेगा. यू नीड टू असेस द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो. उतरा, अच्छा मैप में तो देख लो, ये दिख रहा है, इसके नीचे जिम कॉर्बेट है. फिर आ जाओ यूपी पीलीभीत, दूधवा, इधर बिहार वाल्मीकि, तो ये आपको पता होना चाहिए. अच्छा, ये कौन सी रेंज, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन सी रेंज पड़ती है. ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड की जिसमें ये फैला हुआ है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल. शिवालिक रेंज है हिमालयास की. ये जो राजाजी टाइगर रिजर्व है, ये हमारे फेमस फ्रीडम फाइटर रहे हैं राजगोपालाचारी जी, उनके नाम पे पड़ा है. ये ना बहुत अच्छी लोकेशन पे है. देखो, ट्रांजिशन जोन पड़ता है ये बिटवीन द टेम्परेट वेस्टर्न हिमालयाज एंड सेंट्रल हिमालयाज. तो क्योंकि टेम्परेट जोन पड़ता है, स्पीशीज की डाइवर्सिटी भी आपको यहाँ पर और ज़्यादा देखने को मिलेगी. तेराई आर्क लैंडस्केप, इट फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट लैंडस्केप ऑल्सो. यमुना रिवर बहती है नॉर्थ वेस्ट में और शारदा रिवर साउथ ईस्ट में. यहाँ आपको सेमी एवरग्रीन टू डेसिडियस वेजिटेशन देखने को मिलेगी. मिक्स ब्रॉड लीफ टू तेराई ग्रासलैंड्स, इंडस गंगा मॉनसून फॉरेस्ट, फ्लोरा है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं. बेसिकली आप एक बार पढ़ सकते हो. लेपर्ड्स एंड एलिफेंट्स एंड टाइगर्स एंड हिमालयन ब्लैक बियर, ये सारी स्पीशीज यहाँ देखने को मिलती हैं. ये ब्लैक सी दिख रहा है, इसके बारे में पढ़ना है. क्यों पढ़ना है? क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि रशिया जिस तरीके से अटैक कर रहा है ऑन यूक्रेन्स ब्लैक सी पोर्ट्स, उसकी वजह से वो एड नहीं दे पा रहे हैं टू पैलेस्टीनियंस, और जो क्रूशियल ग्रेन सप्लाईज डिलीवर करनी है टू ग्लोबल साउथ वो नहीं हो पा रही हैं. इसीलिए ब्लैक सी न्यूज में है. अब ब्लैक सी देखियो, इधर देखो, इधर क्या पड़ रहा है, क्राइमियन पेनिनसुला है ना. ब्लैक सी कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज लगती हैं ब्लैक सी के साथ. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट. रशिया लगता है, ठीक है. यूक्रेन लगता है, ये रहा, रशिया यूक्रेन हो गए नॉर्थ में. साउथ में अगर आप देखो तो टर्की हो गया. वेस्ट में बल्गेरिया है. ईस्ट में जॉर्जिया है, ये पूरा दिख नहीं रहा होगा. एंड रोमानिया ऑल्सो हैज अ स्मॉल कोस्ट लाइन ऑन द ब्लैक सी. तो एक रोमानिया भी है. तो ये तो आप देख लो, ये जो पेनिनसुला है ये बिल्कुल मतलब बाहर ही आया हुआ है. इट स्टिक्स आउट इनटू द सी फ्रॉम द नॉर्थ, एक नोटेबल ज्योग्राफिक फीचर हो गया. वेस्ट में बल्कन पेनिनसुला भी है. ये आपको ना मैप देखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैप में आपको सब दिख जाएगा कि इट इज़ अ लार्ज इनलैंड सी लोकेटेड एट द साउथ ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ यूरोप. और यहाँ पर जैसे इट इज़ बाउंडेड, इट इज़ वन ऑफ द मार्जिन, अटलांटिक ओशन का ये, इट इज़ वन ऑफ द सी. वेस्ट में बाल्कन पेनिनसुला है और ईस्ट में कॉकेसस, नॉर्थ के अंदर ईस्ट यूरोपियन प्लेन्स और साउथ के अंदर एनाटोलिया ऑफ द वेस्टर्न एशिया. बॉर्डरिंग कंट्रीज मैंने आपको ये सारी बता दी हैं, रशिया, यूक्रेन, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, राइट. ये हो गया. लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो लगती है वो रशिया की लगती है इसके साथ, फिर टर्की और फिर यूक्रेन. अच्छा, यहाँ कुछ सी भी पढ़ते हैं. अर्जियन सी, इट इज कनेक्टेड विद दिस सी थ्रू विच स्ट्रेट? बॉस्फोरस स्ट्रेट. सी ऑफ मरमरा, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें. दर्दनल्स स्ट्रेट, सी ऑफ अजोव बाय द कर्ट स्ट्रेट. तो ये स्ट्रेट हैं जो इस सी को इससे कनेक्ट करती हैं. बहुत सी रिवर्स हैं जो इसमें बहती हैं, डेन्यूब, नाइपर, सर्दनबर्ग, डिनाइस्टर. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनॉक्सिक बेसिन है, मतलब यहाँ पर देयर इज वेरी लिटिल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. बहुत से आइलैंड भी हैं, स्नेक आइलैंड, ग्रेसन आइलैंड, इवान आइलैंड. तो ये हो गया. ब्रिक्स समिट के बारे में बात करनी है. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन रिगार्डिंग ब्रिक्स समिट. मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कितने मेंबर्स हैं ब्रिक्स में. क्यों? क्योंकि ना 2023 में यानी कि पिछले साल ब्रिक्स के अंदर नए कंट्रीज ऐड हुई हैं. वो कौन कौन सी हैं?
सो ओवरऑल यू हैव टू टेल मी द नंबर ऑफ कंट्रीज इन द ब्रिक्स. तो उसमें नई भी आ जाएंगी, पुरानी भी आ जाएंगी. हाल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ही इज करंटली अटेंडिंग दिस 16th ब्रिक्स समिट रशिया के अंदर. चाइनीज प्रेसिडेंट भी थे, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट भी थे, रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन होस्ट कर रहे हैं इस समिट को. कहाँ पर? इन द सिटी ऑफ कजान. ब्रिक्स से तो पता चल गया ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब साथ में दे डिस्कस टू अबाउट द इम्पॉर्टेंट इशूज एंड हाउ टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमीज. अगर मैं एक्सपेंशन से पहले की बात करूं कि जो नई कंट्रीज ऐड हुई हैं 6, उनसे पहले ब्रिक्स रिप्रेजेंटेड 42% ऑफ द पॉपुलेशन, 30% ऑफ द लैंड एरिया, 23% ऑफ द GDP एंड 18% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड. लिख लेना ये. हर साल ये समिट होती है जहां पर मेंबर कंट्रीज दे डिस्कस द प्रायोरिटीज, द इंपॉर्टेंट इश्यूज. और जिस सिटी में ये हो रही है वो भी अपने आप में सिग्निफिकेंट है बिकॉज उसका एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, एंड इट इज अ की लोकेशन इन रशिया ऑल्सो. तो ब्रिक्स का यू कैन से क्या इनका सक्सेस क्या है. ये जो ग्रुप है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ग्रुप फोकस करता है कि आपको वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है, लाइक US डॉलर. राइट. ब्रिक्स की अचीवमेंट क्या है? वन ऑफ द ब्रिक्स मेजर अचीवमेंट इज क्रिएटिंग द न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 के अंदर विद अ कैपिटल ऑफ $100 बिलियन. ब्रिक्स एक ऐसा पॉलिटिकल ग्रुप है that pushes for a more multipolar world. मतलब कि कोई एक सिंगल कंट्री नहीं है that holds all the power. ये ग्रुप एक आवाज देता है टू दी, मतलब it gives more voice to developing countries in the global organizations. Are you getting my point? लेकिन ये है कि घर में भी लड़ाइयाँ हो जाती है ना, मम्मी, चाची, ताई, तो वो भी यहाँ पर भी यही है. So there are certain challenges that are faced by the BRICS. Now first is geopolitical rivalries. Now see, there are certain tensions that are going on, particularly between India and China. I'll take the topic of India and China in the next lecture. We'll talk about it. But there are geopolitical rivalries that are going on in this summit. There are territorial disputes and different regional interests. तो वो क्या है ना कि फिर टेंशन हो जाती है ना. एंड डिफरेंट इकोनॉमीज आर देयर. तो ये जो डाइवर्सिटी है कभी कभार हो जाता है ना, इट मेक्स इट हार्ड फॉर देम कि एक इंपॉर्टेंट इशू पे एग्री करना बहुत इंपॉर्टेंट दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हर किसी की प्रायोरिटी अलग अलग होती है, वो भी वेरी करेगी. ब्रिक्स कंट्रीज का जो रिश्ता है किसके साथ? वेस्टर्न नेशंस के साथ. दैट हैज अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप. China and Russia, they are more suspicious of the West due to their conflicts, recent conflicts like Russia-Ukraine war हो गया. India on the other hand is also strengthening its ties with the US in areas like trade and technology. ये भी एक बात हो जाती है फिर. और चाइना है, चाइना तो यहाँ पर एक मतलब हर जगह उसने डोमिनेंट रोल प्ले करता है. फिर वहाँ कंसर्न्स आ जाते हैं अमंग द मेंबर कंट्रीज की चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है ओवर द डिसीजन मेकिंग. तो अभी ये जो 16th ब्रिक्स समिट है दैट इज बीइंग होस्टेड बाय रशिया, इसकी मेन थीम क्या है? द मेन इशू क्या है फॉर द ब्रिक्स मेंबर? वो ये डिसअपॉइंटमेंट है कि हाउ द वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली कंट्री लाइक US, दे रन द ग्लोबल सिस्टम, पर्टिकुलरली इन द इकोनॉमिक्स. अच्छा, एक और डर भी है. अभी जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर पे वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए. आफ्टर द सैंक्शंस दैट वर इम्पोज्ड ऑन इट, मेनी कंट्रीज जो हैं इन द ग्लोबल साउथ, डेवलपिंग कंट्रीज, उन्हें टेंशन हो गई दैट द वेस्ट माइट मिस यूज द फाइनेंशियल सिस्टम एज अ टूल ऑफ कंट्रोल. फिर ब्रिक्स वांट, अभी समिट में ही बातें चल रही कि ब्रिक्स वांट्स टू, मतलब कि आप अपनी ज़्यादा रिलायंस ना रखें ऑन US डॉलर. How let's reduce dependence on the US dollar. फिर उन्होंने सोचा कि
लेट्स क्रिएट अ ट्रेडिंग करेंसी स्पेसिफिकली फॉर द ब्रिक्स। फिर बहुत से लोगों को भी डाउट आया इस आइडिया पे कि कौन सी करेंसी होगी। तो एक कॉमन करेंसी की जगह ब्रिक्स मेंबर्स आर फोकसिंग ऑन यूजिंग देयर ओन करेंसी फॉर ट्रेड विद वन अनदर। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो इसमें और जो भी डिस्कशन होगी, जो भी पॉइंट्स आएंगे, आई डू शेयर विद यू। दिस वॉज द होल सेशन। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया हो। स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, राइट। सी ये जो सेशन है ना, जो पढ़ते हैं हम, मैं सिर्फ आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाती हूँ, ना मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ाती हूँ, सिर्फ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाती हूँ। कोई भी आर्टिकल जैसे आज भी हमने डिस्कशन करी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चलो मेंस के लिए है, इंटरव्यू में भी यहाँ से आपका टेक पूछा जाएगा। सो इसको चलाना है, स्पून फीडिंग पे रिलाई नहीं करना है, समझना है चीज़ों को, अंडरस्टैंड करना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। उससे आप अपना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखते हैं, मेंस से भी और इंटरव्यू से भी, तीनों पहलू से चीज़ें कवर करी जाती हैं। जिस तरीके का जैसा आर्टिकल आता है उसकी 360 डिग्री अप्रोच के साथ, चाहे मुझे टाइम फालतू लग जाए, जब लगता है तो लगाते हैं और जब जल्दी खत्म हो जाता है तो जल्दी भी खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।